नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है आपकी इस प्यारी सी और बेहतरीन क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट सेशन की अपनी बात करें तो हमने पैराजंबल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। और सिंपल से जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि जो पैराजंबल्स आपने किए हैं उस नॉलेज से आप अपने PYQ सोल्व कर रहे हैं, जो बड़े ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपके सोल्व होने लग रहे हैं। तो इससे एक सिंपल सी चीज आपको यह पता चलती है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से करते हैं तो वो बेहद ही आसान एग्जाम में चीजें आती हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस में बहुत शानदार तरीके से दम होगा तो आपको एग्जाम में वो चीजें परेशान नहीं करेंगी। और जहां पैराजंबल से आप डरा करते थे, अब आपके मार्क्स जो है उसमें 100% आने स्टार्ट हो जाएंगे। आज भी मेरे दोस्त हम जो है करने वाले हैं अपने पैराजंबल्स की प्रैक्टिस बड़े ही शानदार, जानदार और बेहतरीन तरीके से। तो ध्यान से उसको सीखिएगा, समझिएगा और आगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हम लास्ट सेशन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो हमने लास्ट किया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो हमने लास्ट किया था। तो एक जो PDF में आपके लिए बना रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपके लिए बना रहा हूं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैराजंबल्स की मैं आपके लिए PDF बना रहा हूं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है वो पैराजंबल्स की PDF आपको मिलेगी, जो सोल्व करने हैं जितने मैंने करा दिए वे, प्लस इसी में से आपको और होमवर्क क्वेश्चंस में आगे दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप बेफिक्र रहिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 से। ध्यान से जरा क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें तो ये क्वेश्चन आपका SSC CPO टीयर 2 में, ठीक है, 8 तारीख पहला महीना 2024 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है जो पहला और 6 स्टेटमेंट है अपना, अगर हम बोले तो वो फिक्स है माय डियर स्टूडेंट। आपको ABCD ये चारों के चारों अरेंज करने हैं, जरा ध्यान से उनको समझिएगा और परखिएगा। ठीक है भैया। देखो, कहता है निकोलस जो है इज नॉट अ यूजुअल फोटोग्राफर, वो एक यूजुअल फोटोग्राफर नहीं, मतलब यहां से उस इंसान का जिक्र स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, ही यूजेस अ काइट टू होस्ट हिज कैमरा इनटू द स्काईज एंड क्लिक्स फोटोग्राफ्स व्हाइल द कैमरा डिगल्स मिड एयर। ठीक है भैया। आगे, ही इज अ काइट, ठीक है, एरियल फोटोग्राफर, वो अपने आप में एक, यहां पर भी उसका इंट्रो ही है बेटा, वो अपने आप में काइट एरियल फोटोग्राफर है। ठीक है, क्या वो एक काइट का इस्तेमाल करता है, ठीक है, कैमरे को ऊपर उठाने के लिए स्काई में और वहां से फिर फोटो लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप में एक दिमाग दौड़ेगी, आपको नजर ये आएगा B और A का आपस में नाता है, क्योंकि यहां पर इसी की चीज का जिक्र किया गया, यहां पर भी। आगे देखिए, फैसिनेटेड ही लिटरली टाइड हिज टू हॉबीज काइट फ्लाइंग एंड फोटोग्राफी टुगेदर फॉर अ लिविंग। तो लिविंग के लिए वो फोटोग्राफी भी करता है और काइट फ्लाइंग भी करता है, काइट फ्लाइंग एंड फोटोग्राफी दोनों एक साथ करता है। तो ये अलग चीज है। ड्यूरिंग अ ट्रिप टू इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, एक फोटो रिपोर्ट में काइट मेकिंग ही लर्न अबाउट दिस यूनिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी ड्यूरिंग अ ट्रिप टू इंडिया में उन्होंने ये फोटोग्राफी का स्टाइल सीखा। तो भैया ना तो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये पक्का B और A आपस में जरूर रिलेट कर रहे हैं। और इससे भी ये साबित होती है बात माय डियर स्टूडेंट्स कि अ काइट एरियल फोटोग्राफर है। वो काइट एरियल फोटोग्राफर क्या होता है, वो होता है जो यूज करता है काइट को, ठीक है, कैमरा को होइस्ट करने के लिए इनटू द स्काई और वहां से क्लिक करता है फोटो। तो पक्का B और A आएगा बेटा एक साथ, पक्का B और A एक साथ माय डियर स्टूडेंट्स आएगा। क्या यहां B A है? नहीं बेटा, A से पहले जो है, B से पहले A तो इम्पॉसिबल है। तो B A है B A है नहीं, B A है नहीं। तो हमारे हिसाब से आंसर कौन सा हुआ? B। एक बार B आंसर को पढ़ लेते हैं। तो बेटा ये बंदा है अपने आप में एक यूजुअल फोटोग्राफर है, वो एक काइट एरियल फोटोग्राफर है, B में कह रहा है। तो ये बंदा है जो फोटोग्राफर है वो एक काइट एरियल फोटोग्राफर है, वो यूज करता है काइट का फोटो क्लिक करने के लिए। तो भैया पक्का से बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत होने लग रही है, हमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो। ये क्वेश्चन है बेटा आपका SSC CPO टीयर 2 एग्जाम का 2024 का। तो आपका सारा का सारा जो डर है, भय है, अब निकल रहा होगा। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में। 11
11 को जरा मैं देखने गया दौड़ के, तो ये भी सीपीओ 2024 में एग्जाम का ये क्वेश्चन है और आया 2000 सीपीओ मेंस का 2023 का ही पेपर था, हुआ 2024 में था, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखो। तो हमने देखा क्या है, शी वॉज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर। वो बहुत ही बिजी पर्सन है, उसके पास समय नहीं है अपनी मम्मी को विजिट करने का। इट वॉज मदर्स डे, मम्मी मदर्स डे था भाई। शी थॉट हर मदर वुड बी प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स, उसने सोचा कि फ्लावर्स उसकी मम्मी को मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। विमेन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप, वो एक फ्लावर शॉप पे रुकी और उसने ऑर्डर किए कुछ फ्लावर्स। अब बेटा अब यहां से इसकी और इसकी हिंट है, इसकी और इसकी हिंट है। द फ्लावर्स कहां खरीदे फ्लावर्स, यहां खरीदे हैं और उसने सोचा कि उसकी मम्मी को फ्लावर मिलेंगे तो खुश हो जाएगी। तो बेटा अगर आप देखोगे डी और सी में एक लिंक निकलता हुआ आपको नजर आएगा। क्या डी और सी में क्या निकलता हुआ नजर आएगा कि डी के बाद ही कहीं ना कहीं सी होगा। बेटा डी के बाद ही कहीं ना कहीं सी होगा, डी से पहले नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। डी से पहले नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, डी के बाद कहीं ना कहीं सी होगा। कितना बाद वो भाड़ में गया हमें नहीं पता, ठीक है, तुरंत बाद या कितना बाद पता नहीं। डी के बाद सी है, क्या डी के बाद सी है? हाँ, डी के बाद सी नहीं है, डी के बाद सी है, डी के बाद सी है नहीं है। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन है, ये बी या डी। तो हमने देखा बेटा बी में कहता है इट वॉज मदर्स डे, बिल्कुल ओपनिंग हो सकता है। डी में कहता है वुमेन स्टॉप्ड एट फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, हो सकता है। अब जरा डी ए तो दोनों में है बेटा, यहां पर भी डी ए है और यहां पर भी डी ए है, तो बस पंगा बी और सी का और इसका है। एक बार पढ़ के देख लो दोनों, बी पढ़ो, इट वॉज मदर्स डे, हाँ, फिर डी, अब वुमेन फ्लावर शॉप पे रुकी, उसने कुछ फ्लावर्स ले लिए, हाँ, शी वॉज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर, मम्मी के पास जाने का समय नहीं था। शी थॉट हर मदर वुड बी प्लीज्ड टू रिसीव फ्लावर, तो उसको लगा कि उसकी मम्मी को फ्लावर मिलेंगे, खुश हो जाएंगी। हाँ, यहां देखो बेटा डी, अब वुमेन रुकी वहां पर, हाँ, फिर ए, शी वॉज अ बिजी पर्सन, हाँ, इट वॉज मदर्स डे, शी थॉट, यार ये एकदम से बीच में कहां घुसेगा मदर्स डे, ये तो नॉनसेंस हो जाएगा बेटा, ये तो नॉनसेंस हो जाएगा अगर मैं सी ऑप्शन को पढ़ता हूं, क्योंकि डी में पहले क्या जिक्र किया, एक वुमेन फ्लावर शॉप पे रुकी, चलो अच्छी बात है, फिर वुमेन फ्लावर शॉप पे रुकी, वो बहुत बिजी थी, हाँ, फिर मदर्स डे था, उसने सोचा मम्मी फूल मिलेंगे, खुश हो जाएंगी। भाई साहब ये नहीं, इंट्रो यहां पर बन रहा है बेटा, इट वॉज मदर्स डे, एक इंट्रो स्टेटमेंट जो बन रही है वो बी लग रही है। तो हमने देखा नहीं सर ये नहीं, तो बी ओपनिंग है, तो बेटा ए सही है। भाई मदर्स डे था, हाँ मदर्स डे था, एक वुमेन रुकी फ्लावर शॉप पे, उसने कुछ फ्लावर लिए, उसके पास समय नहीं था जाने का, तो उसने सोचा उसकी मम्मी को फ्लावर मिलेंगे, वो खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मदर्स डे था। तो वो इंट्रो यहीं से स्टार्ट होना लाजमी है। फ्लावर शॉप पे वो क्यों रुकी, क्यों फ्लावर्स लिए? क्योंकि मदर डे था सर, ओपनिंग ये हुआ। तो बेटा ये भी आपका सीपीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन आप बेहद खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे जैसे ही मैं गया तो 12 ने मुझे बोला रुको सर एक चीज है आपके लिए। मैंने बोला बताओ। अब आ रहा है मेरे बच्चे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के क्वेश्चंस। आपने सीएचएसएल देख लिया, आपने सीपीओ देख लिया, आपने सीजीएल भी देख लिया, अब आप सीजीएल मेंस लेवल के भी क्वेश्चन देखोगे और माय डियर स्टूडेंट्स आप खुद से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा यूनिक लग रहा है ना। ये सीजीएल का है बेटा टीयर 2 का, जो 26/10/2023 को एग्जाम लिया गया था। सीजीएल मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बेटा कुछ अजीब है ना, नीचे ऑप्शंस नहीं दिए। अगर ऑप्शंस नहीं दिए तो वो जरूर कुछ ना कुछ अलग और ढंग में पूछने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। चलो देखते हैं क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है। देखो कहता है select the option that arrange the given words to form a grammatically correct and meaningful sentence. The students eagerly their awaited result. मतलब कहता है देखो अलग ढंग का, मैंने कहा था ना एक ही सेंटेंस को बनवा लेगा, ये करवा रहा है बेटा सेंटेंस मेकिंग। एक सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के दे दिया, तोड़ मरोड़ के दे दिया और बोला इसका एक सेंटेंस बनाइए। आपको इन चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस लग रहा है जो ये बात एकदम एक्यूरेटली पूरी कर रहा है। हमने बोला चलो देखते हैं। द स्टूडेंट्स देयर ईगरली अवेट, बेटा अवेटेड वर्ब है, वर्ब जो आएगी ठीक है, हाँ, तो वो देयर ईगरली वेट अवेटेड। अरे बेटा इसके बाद ईगरली आना था, वर्ब से पहले कैसे आ जाएगा? तो ये तो नॉनसेंस हो गया, ये तो नॉनसेंस हो गया, ठीक है, हाँ, कि भाई इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, हाँ रिजल्ट देयर ईगरली। देयर अपने आप में एक डेटर्मिनर होता है बेटा, उस डेटर्मिनर के बाद नाउन आता है। क्या ये नाउन है? नहीं है। द अवेटेड ईगरली, अरे यार वर्ब का देखो क्या कर दिया, आर्टिकल के बाद वर्ब लिख दी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या आर्टिकल के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? नहीं। ईगरली अवेटेड द स्टूडेंट देयर रिजल्ट्स।
हमने बोला यार वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आनी थी गुरुजी, ये कहां लिख दिया? तो ये तो डी ऑप्शन हुआ। द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स, जो स्टूडेंट्स है ईगरली अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। कितना शानदार क्वेश्चन हुआ बेटा, ये मेंस का क्वेश्चन है उत्तर जी, जो आपने आराम से कर लिया और आपके 3 नंबर आ गए। 3 नंबर का होगा ना। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास तो मेंस में इसका मतलब एक क्वेश्चन वहां से दिया गया था, आपने उसको आराम से कर लिया। जिसमें जितने क्वेश्चन आए थे बेटा उतने ही मैं करवाने लग रहा हूं। तो मेंस में एक ही क्वेश्चन आया था भैया। तो आप क्या देख पा रहे हो, चाहे सीपीओ का लेवल हो, चाहे सीजीएल का लेवल हो, चाहे सीएचएसएल का लेवल हो, चाहे एमटीएस का लेवल हो, हर लेवल करा दिया बेटा। अब आप टीचिंग का लेवल देख लो या स्टेनो का लेवल देख लो, वो सारे बराबर हैं, अपने आप में सेम है। तो सारे के सारे ही एग्जाम बड़े इजी क्वेश्चंस पूछते हैं अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, इसलिए जो मैंने आपको पैराजंबल्स कराए बेटा, वो मैंने हर लेवल टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। इतने घटिया क्वेश्चन तो मैंने कराए भी नहीं घटिया मतलब बहुत आसान क्वेश्चंस मैंने आपको कराए तक नहीं। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में कराने लग रहा हूं ताकि आपके हौसला बढ़े। लेकिन क्वेश्चन मैंने बताया ना बेटा, हर टाइप के मैंने आपको करा दी, इजी भी, मुश्किल भी, बहुत मुश्किल भी, सबसे मुश्किल भी, हर टाइप के क्वेश्चंस करो। और हर एग्जाम तकरीबन प्रीवियस ईयर भी आपको मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में कहता है, माय डियर स्टूडेंट्स, फेल बिफोर मी अ carcass ऑफ एन एनिमल व्हेन सडनली माय हार्ट स्किप्ड अ बीट। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका क्या आंसर लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपने बोला, देखो सर कहता है कहता है when suddenly a carcass of an animal fell before me, my heart skipped a beat। आपने देखा, देखो सर ये तो एक सेंटेंस है, my heart skipped a beat। ठीक है भाई, डर गए आप, क्या डर गए? क्या हुआ होगा? when suddenly, जब सडनली कुछ आया होगा, क्या हुआ होगा? when suddenly a fell before me a carcass, नहीं सर, a carcass of an animal fell before me ऐसा रहा होगा, है ना? हाँ, तो ये सर बी और ए लिंक लग रहा है। A carcass of animal fell before me, एकदम से मेरे पास आया, वो चीज गिरी तो मैं एकदम से डर गया। तो when suddenly यहां लग रहा है, तो सर ये तो सी लग रहा है, सी बी ए, सी बी ए, ये तो डी ऑप्शन लग रहे हैं। तो वैसे ही पढ़ के बता देंगे हम गुरुजी क्या? My heart skipped a beat when suddenly a carcass of an animal fell before me, डी ऑप्शन हो गया। चलो बेटा, ये CHSL भाई जो भी जिस जैसे भी क्वेश्चन आएगा मैंने तो सेम है डाला आपके लिए। ये बेटा पहली शिफ्ट में CHSL 2/8/2023 का ये एग्जाम पे है आपका, जो पेपर हुआ उसकी डेट आराम से लिखी है। अब ये CHSL संभालिए। तो ये भी मेरे बच्चे 2023 में, और ये CHSL के कौन से क्वेश्चन है? 2023 के। ठीक है, आइए तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 को करने की कोशिश कीजिए। आप 14 को करते हुए बोलेंगे कि गुरुजी देखो, कहता है सो देन, तो भैया ए से तो स्टार्टिंग पक्का नहीं हो सकती। सो देन उसके बाद ऐसा, भाई बाद ऐसा हुआ, तो बेटा बाद ऐसा हुआ तो ये ऑप्शन तो कट गया, ए से तो ओपनिंग हो ही नहीं सकती। वाई आर नॉट सिलिकॉन वैली, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स क्लैमरिंग टू डिकॉर्ड द एंशिएंट विजडम। ठीक है, क्वेश्चन पुट किया उसने। द फेलियर रेट इन फाइंडिंग अ न्यू ड्रग इज एज हाई एज 95%। जो फेलियर रेट थी फाइंडिंग अ न्यू ड्रग वो इतनी थी। बिकॉज सी से भी स्टार्टिंग नहीं दिया भी नहीं, बिकॉज दीज वंस थ्राइविंग, ठीक है, कल्चर्स आर नाउ रिड्यूस टू एन इंडेंजर्ड ट्राइब। अब मुझे समझ आया सर, ये जो सी है किसी न किसी से तो रिलेट कर रहा होगा। क्यों रिलेट कर रहा होगा? बहुत एक रिलेट, किससे रिलेट करेगा आगे और पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा की अगर माने, इट टेक्स 2.6 बिलियन एंड ऑन एन एवरेज अगर देखोगे 14 इयर्स टू डेवलप अ न्यू ड्रग। एक नई ड्रग को डेवलप करने के लिए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा माने तो इतने बिलियन और एक एवरेज 14 इयर्स डेवलप लग जाते हैं, इतना समय लग जाता है। वेरी गुड, हमने देखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर आप बोल रहे हो एक चीज यहां से जरा यहां देखो, यहां से जरा यहां देखो, क्या ये बिकॉज का कारण है? नहीं सर, बिकॉज अपने आप में किसी चीज का कारण बताता है। किसका बेटा? वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज। तो अगर आप ये अंडरस्टैंड करते हैं चीज को तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर है। सो देन वाई आर नॉट सिलिकॉन वैली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिकोड कर पाए इंटेलिजेंस? बिकॉज दीज वंस थ्राइव कल्चर्स आर नाउ रिड्यूस टू एन इंडिजिन ट्राइब। आप देखोगे तो सर ए और सी का लिंक है। ए और सी का क्यों लिंक है गुरुजी? क्योंकि बिकॉज है, बिकॉज उसी चीज को तो एक्सप्लेन करेगा ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो ए और सी का लिंक समझ गए बेटा।
बिकॉज को एक्सप्लेनेशन दोगे तो वही तो और किसकी एक्सप्लेनेशन बनेगा? उस क्वेश्चन जो आपने फेंका है उस क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश करोगे, तो बिकॉज उसी के बाद आएगा, तो बिकॉज उसी के बाद यहां पर आना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो जब आप इस चीज को अगर अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, तो आपको ये चीज साफ साफ नजर आ रही होगी, ये चीज आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। ठीक है, तो वो चीज आप। दूसरी चीज क्या है मेरे बच्चे, डी और बी का एक लिंक तैयार हो रहा है। डी और बी का क्यों है? क्योंकि इन दोनों में नई ड्रग, न्यू ड्रग का एक जिक्र है। दोनों में, डी में भी और बी में भी, एक नई ड्रग के बारे में बताया गया है। क्या बताया पहले इसमें कि इंडस्ट्री डेटा की माने तो इतने बिलियन और एवरेज 14 इयर्स लग जाते हैं न्यू ड्रग को डेवलप करने में। द फेलियर रेट इज फाइंडिंग अ न्यू ड्रग इज हाई एज हाई, 95% उसकी फेलियर रेट होती है। तो बेटा इसमें भी बात वही है, इसमें भी बात वही है। तो एक हिंट ये तगड़ी बन रही है डीबी की। अब देखो डीबी यहां नहीं, डीबी यहां नहीं, डीबी यहां है। दूसरा मैंने कहा कि भाई ए और सी का लिंक है, ए और सी भी यहां। तो भैया इससे बढ़िया क्या लोगे? इतनी बढ़िया से हिंट पे हिंट, हिंट पे हिंट एग्जाम देना लग रहा है आपको कि भाई बिकॉज को पकड़ोगे तो आपको ए सी एक साथ नजर आ जाएगा, और न्यू ड्रग डेवलपमेंट को पकड़ोगे तो आपको डी और बी एक साथ नजर आ जाएगा कि भाई ऐसा होता है। और ये चीज कई एक और हिंट देखोगे तो हमें डी ओपनिंग लग रहा है, क्योंकि ना तो ये ओपनिंग ना ये ओपनिंग, और बी ओपनिंग हो नहीं सकता, तो डी ओपनिंग है। एक और हिंट थी, ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया हिंट आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। 15 के बारे में बात करते हैं। तो हर एग्जाम का, कई बच्चे क्या सोचते हैं, मुझे सीडीएस देना है सर, मैं सीजीएल की प्रैक्टिस क्यों करूं? सर मुझे सीजीएल देना, मैं सीडीएस की प्रैक्टिस क्यों करूं? सर मुझे तो सीपीओ देना, मैं सीजीएल। भाई सब प्रीवियस ईयर करो, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर करो। समझ में? कभी भी ये सोच के मत करो कि मुझे तो ये सिर्फ देना। मैंने इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, चाहे आप सीडीएस दो, चाहे आप एनडीए दो, चाहे आप टीचिंग एग्जाम दो, चाहे आप सीजीएल प्री दो, सीजीएल मेंस दो, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए, कुछ भी XYZ, आपको हर टाइप का पैराजंबल करा दिया, हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 माय डियर स्टूडेंट्स, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, हायरार्कियल स्टेटस ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, रिवॉर्ड्स आर गिवन एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू। अगर आप 15 को समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो जरा आराम से क्वेश्चन को बताने की कोशिश कीजिए क्या होना चाहिए। देखें टाइम अप। अब देखते हैं बेटा क्या क्या होना चाहिए। अगर हम देखें तो भैया डी ओपनिंग नहीं हो सकता। आर नॉट रिलेटेड, आर मतलब ये वर्ब है, तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी रहा होगा, इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी रहा होगा। ठीक है, देखते हैं क्या, कौन सब्जेक्ट हो सकता है इसका सब्जेक्ट। क्या इसका सब्जेक्ट ये हो सकता है ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड? नहीं सर, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ा ना आएगा। इन अकॉर्डेंस विद, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थोड़ा ना आएगा। सो रिवॉर्ड्स आर गिवन, रिवॉर्ड से इसका सब्जेक्ट हो। अगर ये होगा तो भैया सी पहले आएगा, डी कहीं ना कहीं बाद में ही आएगा, ये भी बात है। ठीक है, उसने ए ओपनिंग या सी ओपनिंग बना रखा है। अगर ये देखिए इन अकॉर्डेंस विद, क्या पता हो सकता है ए से भी स्टार्टिंग हो सकती है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। ए से भी स्टार्टिंग हो सकती है, सी से भी हो सकती है। रिवॉर्ड्स आर गिवन, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, सी से भी स्टार्टिंग हो सकती है। एंड आर नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक वैल्यूज, ये अब आप बोलोगे तो सी के बाद अगर मैं सीधा डी बोल दूं तो क्या रिलेट करेगा? रिलेट नहीं करेगा सर। रिवॉर्ड्स आर गिवन एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू, सर रिलेट ही नहीं कर रहा सी के बाद डी। तो सी के बाद डी किसी में दिया है, सी के बाद डी किसी ने दिया भी नहीं है उसमें। लेकिन एक बात तो तय है बेटा, एक बात तो तय, सी के बाद ही कहीं ना कहीं डी आएगा, पहले तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मुझे इसी को इसका सब्जेक्ट बनाना, और तो कोई इसका सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता आर का। अगर मुझे इस प्लूरल वर्ब का सब्जेक्ट बनाना तो रिवॉर्ड्स वो प्लूरल ही बनेगा, रिवॉर्ड्स आर गिवन। ठीक है, आर नॉट रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं सी के बाद ही डी होगा ना। सी के बाद डी है नहीं, सी के बाद डी है नहीं, सी के बाद डी है, सी के बाद डी है। वेरी गुड, तो मेरा ऑप्शन ही आसान हो गया भैया, ओपनिंग ये हो ही नहीं सकता पागल, क्योंकि ये हिंट काम करेगी। बेटा अगर सब्जेक्ट ये बनेगा और इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट हो सकता है? कुछ नहीं। अरे जब इतना सा क्वेश्चन है उसमें भी ध्यान नहीं दोगे तो 100% सी ओपनिंग है। तो रिवॉर्ड्स आर गिवन, ए पढ़ लो, रिवॉर्ड्स आर गिवन इन अकॉर्डेंस विद स्टेटस, हर स्टेटस के हिसाब से रिकॉर्ड दिए जाते हैं। एंड आर नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। हाँ भाई बिल्कुल सही है, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है। अब सी के बाद मैं अगर बी पढ़ूंगा, रिवॉर्ड्स आर गिवन ऑफ सर्विसेज, फिर सी के बाद बी तो आएगा नहीं, रिवॉर्ड्स आर गिवन ऑफ सर्विसेज,
तो ये सी के बाद बी तो मैं बोल ही नहीं पा रहा, तो ये ऑप्शन गलत हुआ, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रखी उसे। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा बेटा रिवॉर्ड्स आर गिवन, दिए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद स्टेटस, हाँ, एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, जो सर्विसेज रेंडर की जाती हैं उनके इकोनॉमिक वैल्यूज पे, ठीक है। तो यहां जचाना नहीं होता है बेटा, जहां देखो चीज मीनिंग क्या, सी के बाद बी कैसे बोलोगे आप, रिवॉर्डेड आर गिवन ऑफ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन गिवन ऑफ द सर्विसेज, क्या गिवन के साथ ऑफ आता है, क्या कोई फिक्स प्रेपोजिशन का केस है, कुछ भी नहीं गुरुजी, तो इसके बाद आप ये बोल कैसे पाओगे। फिर आइए अब माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का जिक्र करते हैं। 16 में कहता है भैया CHSL 2023 पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन कहता है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस है आर गिवन, जंबल किए गए हैं उनको और आपने उनको ठीक तरीके से बताना है, सच आपको मीनिंगफुल सेंटेंस उनका अरेंज करना है, ठीक है। मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर एक्सेप्ट द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट मतलब ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है, हाँ। अब आगे बताना आपको क्या होगा, मतलब ये चीज तो पहली तो उसने फिक्स कर दी, अब आगे बताना है बेटा आपको क्या होगा, पहले उसने फिक्स कर दी, ठीक है। देखे देखो कहता है सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है, प्रोनाउंसमेंट्स जो है हमारे पास, हाँ क्या करें, इस तरह की जो हमारे पास पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स हैं, हाँ क्या करती है, नॉट ओनली, अब देखो बेटा बहुत बढ़िया, नॉट ओनली का कंपाउंड किसके साथ बनता है, बट ऑल्सो के साथ, नॉट ओनली का कंपाउंड किसके साथ बनता है, बट ऑल्सो के साथ, तो नॉट ओनली इन द, ठीक है, अमेरिकन एकेडमिक, बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, भैया ए और डी का तो मेरे हिसाब से फिर लिंक बनना चाहिए, बनना चाहिए, हिंट है, भगवान नहीं है हम, अगर एडी का लिंक बनना चाहिए तो यहां एडी है नहीं है, यहां एडी है, यहां एडी है, क्या यहां एडी है नहीं है, मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक होगा, चलो एडी एडी और यहां बी सी एस सी बी, अब वो चेक करना है। अब यहां कहता ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, अब देखो थर्ड वर्ल्ड का जिक्र है और हाउएवर आ रहा है कॉमन फीचर ऑफ द लिटरेरी थ्योरी प्रैक्टिस, अब अगर हम देखें तो बेटा इसमें भी यहां पर थर्ड वर्ल्ड का जो है जिक्र किया गया है, ठीक है, किसमें, बी में, कि भाई थर्ड वर्ल्ड में ऐसा ये हुआ है, बी में बोला है, हाउएवर आ रहा कॉमन फीचर ऑफ, अब हाउएवर कह रहा है, अब ध्यान से सुनिए, भले ही अब सी तो ओपनिंग नहीं है ना दिया है, अब यहां तो या तो ए ओपनिंग है बेटा या हमारा बी ओपनिंग है, ये तो कट ही गया, या तो ए ओपनिंग है या बी ओपनिंग है, ए को देख लो, सच, ठीक है, प्रोसेसलिस्ट प्रोनाउंसमेंट नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अगर आप इसको पढ़ोगे इसके बाद तुरंत से ए के बाद डी, अगर यहां पढ़ लोगे फिर आप पढ़ोगे सी, हाउएवर आ रहा कॉमन फीचर, फिर आप पढ़ोगे बी ऑन द लिटरेचर, यार ये वाला चीज शूट कर नहीं रहा, कोई मीनिंग ही कोई जस्टिफाई नहीं हो रहा। अगर मैं इसको देख लू बेटा, कहता है सच, ठीक है, हाँ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स ऑन द लिटरेचर ऑफ थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, हाँ, थर्ड वर्ल्ड, हाउएवर आर अ कॉमन फीचर, ठीक है, ऑफ द लाइब्रेरी थ्योरी, हाँ, और द लिटरेरी, सॉरी, लिटरेरी थ्योरी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड कहां, नॉट ओनली इन, हाँ ये ठीक है भैया, ये रही, प्रैक्टिस्ड कहां कहां, नॉट ओनली इन अमेरिकन एकेडमी और बट ऑल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, भाई ये चीज ठीक है, क्योंकि सी के बाद ए लिंक जो है वो सही है, सी के बाद ए लिंक जो है वो सही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो भैया सही, ठीक है। समझ आया, ठीक है। दूसरा जब हम सडनली इसके बाद ये लिखेंगे, हाँ, तो वो कैसे रिलेट कर पाएंगे, कई हिंट है, हालांकि आप मीनिंग ही निकालो, ज्यादा बेटर है बेटा, पेपर में हवाबाजी में क्वेश्चन नहीं होंगे, मीनिंग निकालना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, क्वेश्चन नंबर 17, 17 में ए बी सी डी ई, मतलब भैया 5 है, 5 अरेंज करने, ए बी सी डी ई, 5 दे दो 6 दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। वी नीड टू understand where we are and that will require significant investment, where we are headed and, ठीक है, in our data and information infrastructure,
टू स्टे अहेड ऑफ दीज क्राइसिस। अब देखो बहुत तगड़ी हिंट है। अब जरा देखो क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है, क्या है, टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है, तो इसमें कोई ना कोई आपके पास एक हिंट भले ही क्या शानदार तरीके से निकलती हुई नजर आएगी। देखो बेटा, कभी भी रट्टा नहीं मारना। कई बच्चे सोचते हैं सर प्रेपोजिशन से शुरुआत नहीं होगी, हो सकता है बेटा, हो सकता है, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, वी नीड टू पहले ए को समझने की कोशिश करना। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर, हम कहां हैं, और एक ही टाइप का जिक्र किया गया है, वेयर वी आर हेडेड, क्योंकि एंड से चीजों को जोड़ते चल रहा है। फिर कह रहा है एंड, तो बढ़िया यहां पर ए और अगर आप सी देखोगे तो दोनों आपको नजर आएंगे। अब वेयर वी आर का और कहीं भी कोई जिक्र नहीं, तो भैया एंड सेम ही तरीके की बात को तो जोड़ेगा, एंड सेम ही तरीके की बात को तो जोड़ेगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी आर हेडेड। हमें समझने की जरूरत है, हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहां हैं, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसी टाइप की चीजें बात यहां पर दोनों को जोड़ रहे हैं। तो एक उसने बढ़िया हिंट दी हुई है बेटा, वो है ए और सी की, कि भैया ए और सी एक साथ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी आर हेडेड। एंड फिर आगे बात जोड़ रहा है, ए सी के फिर आगे बात जोड़ रहा है, ठीक है, वो आगे की बात है जो भी जोड़ रहा हूं। लेकिन ये एक इस हिंट के अलावा और सीधी सादी सिंपल सी हिंट आपको कोई नजर नहीं आएगी, इसको और इसको जोड़ देंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी आर हेडेड, भाई सेम बात को एंड जोड़ देंगे। एसी देखो बेटा, एसी इसमें है, एसी इसमें नहीं है, एसी इसमें है, एसी इसमें नहीं है। तो सपोज ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मैंने उड़ा दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन, पढ़ के देख लो बेटा। पहले मैंने पढ़ा ई, टू स्टे अहेड ऑफ दीज क्राइसिस, हाँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड वेयर वी आर हेडेड, एंड दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन अवर डेटा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट इन अवर, यार बी के बाद डी भी बढ़िया लग रहा है भाई। इन्वेस्टमेंट किसमें करनी है सर, हमें बी के बाद इन्वेस्टमेंट, डी देखो, दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, इस चीज को बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इन अवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो बेटा ये तो बिंदास बन रहा है, बी के बाद डी तो ठीक लग रहा है। अच्छा अब ये पढ़ के देख लो, बी देखो, दैट विल रिक्वायर, ये चीज रिक्वायर करेगी। ओ पागल, अगर मैं बी को ओपनिंग मानूंगा, दैट विल रिक्वायर, ये चीज रिक्वायर करेगी, क्या चीज, क्या पागल, बी ओपनिंग कैसे हो सकता है। अगर मैंने बोल दिया दैट विल रिक्वायर, ये इस चीज को जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इस चीज को जरूरत पड़ेगी, किस चीज को पहले एक्सप्लेन तो करो। तो बेटा बी से सीधी स्टार्टिंग कैसे लोगे, ये तो गलत लग रहा है। और बीडी का लिंक में, यहां तो बीडी है भी नहीं, बीडी तो इसमें ही है खाली, क्यों, क्योंकि दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट वेयर वी आर हेडेड नहीं, इन्वेस्टमेंट वी नीड नहीं, इन्वेस्टमेंट इन अवर डेटा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बीडी का भी लिंक है और एसी का लिंक था, तो एसी और बीडी यहां पर दिया हुआ है। तो अब पढ़ो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इससे कैसे स्टार्ट हो जाएगी, पागल हो क्या। मैंने बोला बेटा टू क्रैक एनी एग्जाम, हाँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। तो क्या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से या इंफिनिटिव से शुरुआत नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, पागल हो गए हो। अगर मैं आपको कह रहा हूं टू क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है, टू क्रैक एनी एग्जाम, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। फिर ऐसा नहीं, गलत रट्टा मार रहे हो आप। मैंने ऐसा नहीं आपको बोला इससे शुरुआत नहीं, मैंने लिखवाया कुछ ऐसे इससे शुरुआत नहीं होती कभी, पागल हो गए हो। तो रेफरेंस है, इससे नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि रेफरेंस ले रहा है किसी की। दैट विल रिक्वायर, इस चीज को जरूरत पड़ेगी, किस चीज को बताओ तो सही पहले वो चीज। तो बी ओपनिंग नहीं हो सकता, ये होगा आंसर। तो बेटे ये मत रटो इससे शुरुआत नहीं होगी, खुद की अंग्रेजी बना ली। मैंने कहा था टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत नहीं होगी, तो आप खुद की अंग्रेजी क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो, गलती में फंसोगे। बताइए यहां तक कोई डाउट अब बैठा दिमाग में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को समझने की जरा कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं भैया,
कहता है एम्बेरसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम एंड हिमसेल्फ। अब देखो एम्बेरसमेंट, ठीक है, हाँ, एम्बेरसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम एंड हिमसेल्फ, द ग्रेट गॉड्स, ठीक है, ऑडिन एंड थॉर हेल्पिंग देम विद, ठीक है भाई, चलो देखते हैं ये यूज हो रहा है। हिज क्लेवर प्लान्स बट समटाइम्स कॉजिंग, ठीक है, लॉकी वॉज रिप्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ। अब देखो हिज क्लेवर, ये लॉकी नाउन है और ये हिज इसी के लिए आया भैया, फिर ऑडिन या थोर के लिए रेफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें समझना पड़ेगा विद देम, ये देम किसके लिए आया होगा, इसके लिए आया होगा भाई, और तो कोई है नहीं यहां, ठीक है, इसके लिए आया होगा और तो कोई वहां पर है नहीं। तो 18 में भी बहुत तगड़ी तगड़ी हिंट वो बनाता चल रहा है बेटा, और वो बनाने की कोशिश ये कर रहा है कि सर एक तो देखो, एक तो अगर हम समझने की कोशिश करते हैं बी और ए को, तो द ग्रेट गॉड्स ऑडिन और थॉर हेल्पिंग देम, एम्बेरसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम एंड हिमसेल्फ मतलब ये, देम मतलब ये, तो भैया बी के बाद ही तो कहीं ना कहीं ए होगा बेटा, ठीक है, और डी के बाद ही कहीं ना कहीं सी होगा, ठीक है। अच्छा, डी के ऑडिन एंड हेल्पिंग देम विद, तो हेल्पिंग देम विद अगर आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहां पर आपने ये देखा बी के बाद ए और डी के बाद ही सी होगा, और बी के बाद ए होगा, तो बी के बाद ए, डी के बाद सी, बी के डी के बाद सी नहीं है, बी के बाद ही ए और डी के बाद सी, ठीक है, बी के बाद ए नहीं, मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, या तो डी ओपनिंग है या बी ओपनिंग है, या तो डी ओपनिंग है या बी ओपनिंग है। डी देखो लॉकी से स्टार्ट हो रहा है, बी, बी में कहता है द ग्रेट ऑडिन एंड हेल्पिंग देम विद, यार ये तो नहीं है स्टार्टिंग ले रहा, तो ज्यादा हमें सेंस लग रही है ओपनिंग की किसकी, डी, लेकिन हम भगवान नहीं है, भगवान नहीं हो तो पढ़ो बेटा उस क्वेश्चन को। लोकी वॉज रिप्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ द ग्रेट गॉड्स ऑडिन एंड थॉर, और ये तो पक्का बढ़िया लग रहा है सर, लोकी अपने आप में रिप्रेजेंट करता था कंपेनियन किस किस की, कौन कौन से भगवान की, ऑडिन और थॉर की, हाँ, हेल्पिंग देम विद हिज क्लेवर प्लान्स, अपने क्लेवर प्लान से मदद करता था उनकी, ठीक है, हाँ, बट समटाइम्स कॉजिंग एम्बेरसमेंट, कभी कभी एम्बेरसमेंट का भी कारण बनता था। तो यार ये तो बढ़िया चीज हो गई, तो ये तो एकदम ए साफ साफ नजर आ रहा है सर, यही इसका आंसर है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 19, मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 को अब जरा समझने की कोशिश करें। 19 क्या कह रहा है आपको, 19 कहता है बेटा रिटर्न इन, ठीक है, अंडर एडॉन संस्कृत प्रोस, ठीक है। अब एक बात चीज याद रखिएगा, कभी भी रट्टा नहीं सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, काट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, रटना नहीं है, चीजों को सीखेगा। कहता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, हाँ, डिवोटेड टू स्टेट का क्राफ्ट, द, ठीक है, अर्थशास्त्र इज। अब एक बात बताओ, अगर आप देखोगे द अर्थशास्त्र, द अर्थशास्त्र इज क्या है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, सर ये तो ठीक लग रहा है। इज रिटन इन, यार ये भी ठीक लग रहा है। डिवोटेड टू, इज डिवोटेड टू, यार ये भी ठीक लग रहा है। इसके बाद ये भी पढ़ पा रहा हूं, ये भी पढ़ पा रहा हूं, और इवन ये भी पढ़ पा रहा हूं तो मुझे लगा है डी ओपनिंग है गुरुजी, उस हिसाब से तो, उस हिसाब से तो डी ओपनिंग लग रहा है सर, है ना, वेरी गुड, कि इंट्रो लग रहा है सर, ये डी, डी क्या लग रहा है, इंट्रो लग रहा है सर, इस हिसाब से तो डी ओपनिंग लग रहा है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स डी ओपनिंग लग रहा है, अगर डी ओपनिंग लग रहा है तो भैया मान लो डी ओपनिंग, चख के देखो, भगवान तो हो नहीं फिर से बेटा इसमें और इसमें, क्योंकि अगर ये चीज इसी के हिस्से बन रहे हैं, ये भी इसकी इंफॉर्मेशन है, ये भी इसकी इंफॉर्मेशन है, ये भी इसकी इंफॉर्मेशन है, भाई ये किताब कैसे लिखी है, ये बहुत ही अर्लीस्ट किताबों में से एक है, डिवोटेड है स्टेट क्राफ्ट पे, तो सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। डी ओपनिंग हुआ तो ये तो नहीं लग रहा, तो डी ओपनिंग बहुत बढ़िया तरीका, डी बी डी ए दोनों को पढ़ लो बेटा, क्या टेंशन है, डी पढ़ो, द अर्थशास्त्र इज, हाँ, रिटन इन अंडर संस्कृत प्रोज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट, अरे यार ये नहीं रिलेट हो रहा ए और बी, इसका मतलब ए ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब पढ़ लो डी जो है, द अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, हाँ, डिवोटेड टू स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, कोमा, रिटन इन, अरे हाँ ये चीज ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कोमा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिंदास जुड़ रहा है भैया, हमें तो ए लग रहा है, क्या लग रहा है भैया, ए ऑप्शन लग रहा है सर, थर्ड फॉर्म वो जोड़ने भी लग रहा है और बात बनने भी लग रही है, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म डिवोटेड टू, ठीक है, स्टेट क्राफ्ट, कॉमा, रिटन इन, तो बिंदास है।
और डी बी कबिलिंग, ठीक है। द अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, ठीक है। डिवोटेड टू स्टेटक्राफ्ट, कॉमा रिटर्न इन, या यहां एंड भी दे सकता था, एंड रिटर्न इन, लेकिन उसने कॉमा लगाया। ये ऑप्शन सही, मीनिंग भी दे रहा है और हिंट भी तगड़ी दे रहा है, ठीक है। चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या कहता है? 20 में कहता है मेरे दोस्त, फिर से 4 स्टेटमेंट है, बस चारों को अरेंज करना है, चारों को अरेंज करना है, ठीक है। देखो कैसे कहता है, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव, जो बेनिफिट्स है रीडिंग के, हैव बीन अंडरलाइन सिंस एजेस टुगेदर, ठीक है भाई। कहता वंस दे अंडरस्टैंड, भाई कुछ तो है जो जिनको लेकर है, वंस दे, पता नहीं क्या है, वंस दे, एक बार, तो दे की रेफरेंस है कोई ना कोई बेटा। चलो देखते हैं। वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबलनेस बिहाइंड रीडिंग, दे वुड पास इट ऑन द अदर्स एज वेल, ठीक है भाई। अगर आप चीजों को समझोगे तो आगे भी पास करोगे। इट ब्रिंग्स नॉलेज, ये जो चीज है नॉलेज लाती है, विजडम लाती है, बोथ टू द रीडर्स। ये चीज कौन सी चीज बेटा? पता नहीं सर, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, पता नहीं सर, कोई ना कोई रेफरेंस तो है। तो सी तो ओपनिंग नहीं है बेटा, तो ये तो दो तो धड़ाधड़ कट गए। क्योंकि अगर आप कह रहे हो इट ब्रिंग्स, ये चीज नॉलेज और विजडम दोनों चीजें लाती हैं। अब एक बात बताओ, बुद्धिमानी भी आएगी, ज्ञान और बुद्धि दोनों का विकास करेगी ये चीज, बट कौन सी चीज महाराज? वो तो लिखी नहीं। कौन सी चीज? वो तो लिखी नहीं। तो भैया ये चीज क्या, कौन सी चीज लिखी नहीं? तो इस हिसाब से ए ओपनिंग है, दोनों में है। ए, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के जो बेनिफिट है, हैव बीन अंडरलाइन सिंस एजेस टुगेदर, बहुत सालों से उनके बेनिफिट्स को हम देखते आ रहे हैं। ए के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इट ब्रिंग्स नॉलेज, यहां पर आप कहने, और ए के बाद बी, तो ए के बाद हमने बोला इट ब्रिंग्स नॉलेज, बट बेनिफिट्स की बात है, उसके लिए इट एकदम सडनली क्यों लिखूंगा मैं? वहां तो बेनिफिट है, तो बेनिफिट के बारे में आगे बताओ ना यार। आप इट लगाओगे, क्या बेनिफिट्स क्या है? प्लूरल, क्या प्लूरल के लिए इट आएगा? नहीं सर, तो ये रेफरेंस कम जा रही है। ए के बाद बी पढ़ो, वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबल। अब हमने देखा यार, ए के बाद अगर मैं बी पढ़ रहा हूं, हाँ, तो वंस दे अंडरस्टैंड द सेंसिबल बिहाइंड रीडिंग, हाँ सर, इसमें भी रीडिंग से चीज बात है और इसमें भी, ठीक है, रीडिंग की बात होने लग रही है। दे वुड पास इट ऑन, कहता है अगर वो एक बार सेंसिबलनेस समझ गए ना रीडिंग के पीछे की, कि भाई बेनिफिट है रीडिंग के, एक बार वो समझ गए तो वो अगले आगे भी उस चीज को वो पास करेंगे। हमें लगा सर ठीक लग रहा है, मतलब ए बी सी डी ही पढ़ दो। मतलब ए बी डी सी डी ही पढ़ दो। कहता हाँ वही आंसर, क्योंकि अगर मैं ए के बाद सी पढ़ूंगा तो ये रेफरेंस कम ले रहा है। एक बार पढ़ के देख लो बेटा, ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो, क्या पता वो रिलेट ना करे, समझ रहे हो, क्या पता वो रिलेट ना करे कि एबीसीडी पढ़ूं फिर एकदम से इट ब्रिंग, यार ये भी नहीं लग रहा। हमने बोला सर गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्या लग रहा है? क्या कहता वंस दे अंडरस्टैंड, दे कौन है ये यार? ये दे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं दे को समझू तो यहां यूज हुआ है द यंग वंस, तो ये जो यंग वंस यूज हो रहा है इनके लिए दे होगा, हाँ। तो अगर मैं ए के बाद बी मान लूं तो मैं ये फंस गया, ये दे सडनली कहां से कूद गया? बेटा बेनिफिट रीडिंग के बहुत सारे हैं और काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं। वंस दे अंडरस्टैंड, एक बार वे समझ जाए, वे कौन? सर ये भी नहीं ना पक्का। इसके बाद ये कैसे हो जाएगा गुरुजी? क्योंकि डी के बाद ही कहीं ना कहीं बी आएगा, कहीं भी आए, बी डी से पहले कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसमें नाउन है, मतलब दे यंग वंस है और उनके लिए दे यूज हुआ है, तो ये तो नहीं गुरुजी, फिर ये लग रहा है ठीक, फिर तो ये लग रहा है। तो अब इसको पढ़ के देखो बेटा, बेनिफिट्स रीडिंग के बहुत हैं, इट ब्रिंग्स मतलब रीडिंग के लिए कहते हैं, इट ब्रिंग्स नॉलेज मतलब रीडिंग लाती है नॉलेज, तो इसने इसके लिए ना रेफरेंस लेके इसके लिए रेफरेंस ले ली बेटा। वेरी गुड। तो हमने बोला ए बेनिफिट रीडिंग के बहुत सारे हैं, जो रीडिंग है हमारे लिए, ठीक है, लाती है नॉलेज भी, ज्ञान भी लाती है और बुद्धिमानी भी लाती है, बोथ टू द रीडर्स के। अच्छा, तो ये जो कह रहा है सी के बाद, फिर कह रहा है बाय वर्च्यू ऑफ द प्रैक्टिस एट होम दिस कैन बी सजेस्टेड टू द यंग वंस। हाँ, वंस दे अंडरस्टैंड, एक बार वो समझ जाए चीजों को, और ये बढ़िया भैया डी ऑप्शन, ठीक है। तो बेटा कब कहां कैसे कहां ध्यान चला जाएगा? कुछ नहीं, कहां चला जाएगा? तो कुछ नहीं, बहुत बड़ी। तो आपको हिंट पे हिंट, हिंट पे हिंट मिलती चली जाएगी, आप एक बार अंडरस्टैंड करने लग गए। तो यही बोलते हैं एक्सपीरियंस कि इसके बाद ये बोल रहा दे कहां से टपका भाई, दे कहां से टपका? क्या ये रीडर्स के लिए होगा, उसके बाद होगा? क्या इनके लिए होगा, उनके बाद होगा?
वेरी गुड, है ना चीजें, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21, मेहरबान कदरदान, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे मिलना चाहता है, मिल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट्स फ्लोरिश्ड इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स अंडर द, ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव, ठीक है, पेंजियन किंग्स, द नेम, ठीक है, मधुराई इवॉक्स। अब बताइए, पी क्यू आर एस गिवन है बेटा, पी क्यू आर एस गिवन है, और क्या वहां पर होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो बेटा हर एक में ऐसी है, इसका मतलब बेटा ओपनिंग तो ऐसे है, वो तो चक्कर ही खत्म, क्योंकि हिंट थी तगड़ी। द नेम, ठीक है, मधुराई इवॉक्स, जो मधुराई है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, तो सब में दे दिया, सब में दे दिया भैया, कोई दिक्कत वहां पर हमारे पास उसने छोड़ी नहीं है। तो हमने बोला ओके चलो आगे देखते हैं। जो ये मधुराई है वो इवॉक्स है, हाँ इवॉक्स किसमें, इवॉक्स द गोल्डन एरा, ठीक है। अब देखते हैं, वेन देयर लैंग्वेज, अब देखो बेटा यहां से आती है, सडनली आ गया देयर। अब ये देयर किसके लिए है, द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर, देयर आर्ट्स फ्लोरिश्ड, उनकी आर्ट्स फ्लोरिश होती है, बढ़ती है, फलती फूलती है, चमकती है। लेकिन देयर कौन, जिक्र हुआ है तमिल्स, इसका मतलब ये इनके लिए देयर हो सकता है, ठीक है। बात है किंग्स, वो वहां हो सकता है, लेकिन यहां रेफरेंस, अगर इसके बाद सीधा पी बोलोगे तो इसके बाद पी तो नहीं आएगा बेटा, एस के बाद पी तो नहीं आएगा, ये बात तो तय है। आपने बोला हां जी गुरुजी, ये तो हिंट पे हिंट फेंके जा रहा है बेटा, एस के बाद पी आप नॉनसेंस करोगे तो आपका एक ऑप्शन तो ये कट गया, ठीक है सर, एक ऑप्शन तो ये पक्का चला गया। दूसरी एक हिंट है कि जो पी आ रहा है, अगर मैं बोलूं द गोल्डन एरा ऑफ, क्या उनकी भाषा, किन की भाषा, तमिल्स की भाषा, उनका तमिल्स का कल्चर, उनका तमिल्स का आर्ट, तो सर ये इसकी रेफरेंस ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना, ऑफ द तमिल्स, हाँ इसकी रेफरेंस भी सर ले तो रहा है, ये वाली चीज इसकी रेफरेंस ले सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि क्यू के बाद ही कहीं ना कहीं हम पी की रेफरेंस लेके चल सकते हैं बेटा, क्यू के बाद ही कहीं ना कहीं हम पी की रेफरेंस लेके चल सकते हैं, क्यू के बाद ही कहीं ना कहीं पी की रेफरेंस लेके चल सकते हैं। अब क्यू के बाद अगर पी की रेफरेंस लेके चलेंगे बेटा, हाँ तो क्यू के बाद पी की रेफरेंस है तो ये भी खत्म, क्यू के बाद पी की रेफरेंस है और क्यू के बाद पी की रेफरेंस है, एस क्यू इसमें भी है, एस क्यू इसमें भी है। बस इसको पढ़ लो, अब तो बचा ही क्या है, इसको पढ़ लो। एस क्यू कैसे, द नेम मधुरी इवॉक्स इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स, इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स। अब आर पढ़ो, अंडर द, ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव, ठीक है, पेंडियन किंग्स, हाँ द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट्स फ्लोरिश्ड। नहीं यार, यार इसके बाद ये रेफरेंस नहीं, अगर ये देखो एस के बाद क्यों, द नेम मधुरी इवॉक्स इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर आर्ट्स फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव, ठीक है, किंग्स। इसका मतलब उनकी जो भाषा, उनका जो कल्चर, उनका जो आर्ट फली फूली, वो किसके अंतर्गत, अंडर। तो भैया ये पी और आर तगड़ा हिंट है, पी और आर का लिंक है बेटा। कब फले फूले वो, कब उनकी भाषा को आपने प्रमोट देखा, कब उनके कल्चर को प्रमोट करते हुए देखा, कब कब देखा, जब अंडर द, ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पेंडियन किंग्स। भैया उनके, किनके, उनके अंडर वो फले फूले, उनके अंडर उनकी भाषा को रिकग्नाइजेशन मिला, उनके अंडर उनके लैंग्वेज को, आर्ट को, कल्चर को बढ़ावा मिला, किनके अंडर, उनके अंडर। तो ये रेफरेंस बढ़िया है, तो हमें बी ऑप्शन ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो वैस द नेम मधुरी वॉक्स इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स, हाँ द गोल्डन एरा, ठीक है, व्हेन देयर लैंग्वेज कल्चर आर्ट्स फ्लोरिश अंडर द, ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पेंडियन किंग्स। तो भैया बी ठीक लग रहा, ठीक है। ठीक है, बी बेहतर लग रहा है। बढ़े आगे, चले क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है बेटा, अब 22 को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है एज सम
71% of Earth's surface is covered by salt water or ocean, and कैसे, notwithstanding that, ये notwithstanding, so notwithstanding that Europa and Enceladus, moons of Jupiter and Saturn respectively, आगे देखते हैं, the continents themselves possesses lakes, rivers, in some cases seas, are both covered in ice, are both, दोनों के दोनों covered हैं किसमें, आइस में, भाई दोनों के दोनों covered है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, and are both covered in ice and earth is the true water world of the solar system. बेटा दोनों के दोनों कौन कवर है, तो आप बोलोगे सर, ध्यान से सुनेगा, ये है ना, हाँ भाई ये दोनों के दोनों कवर है, और तो कहीं कोई भी चीज ऐसी यहां पर आ नहीं रही कि दोनों के दोनों आइस और अर्थ, ठीक है, आर बोथ कवर्ड इन आइस, अर्थ इज द ट्रू वाटर वर्ल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम, आगे उसने बात की, तो इसका मतलब सर ये जो है कवर है यूरोपा एंड, ठीक है, इंसिलेडस, अगर हम बात करें मून्स ऑफ जुपिटर और वो सैटर्न है रेस्पेक्टिवली, आर बोथ कवर्ड इन आइस, दोनों के दोनों आइस में कवर है, तो यार ये तो गुरुजी बी के बाद डी आ रहा है, अब बी डी यहां तो है, बी डी यहां नहीं है, बी डी यहां भी है, बी डी यहां नहीं है, तो ये रेफरेंस, और फिर से मैं कहूंगा बेटा भगवान नहीं, तुरंत रेफरेंस लो पेपर में, अब रेफरेंस मिल गई तो अब जरा पढ़ो, क्या ए और सी का लिंक है, 70% अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, देखते हैं कहानी ए और सी की, पहले इसको पढ़ो, बी में हमने बोला यूरोपा और इसके बारे में, फिर डी बोला आर कवर्ड इन आइस, अर्थ जो है ट्रू वाटर वर्ल्ड है ऑफ द सोलर सिस्टम एज सम 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, अरे रे 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 रे, ये तो डी और ए का तगड़ा लिंक है, डी और ए का तगड़ा लिंक है बेटा, ये तो डी और ए का तगड़ा लिंक क्यों है, क्योंकि अगर डी में कह रहा है ना आर बोथ कवर्ड इन आइस, अर्थ जो है, अर्थ इज द ट्रू वाटर वर्ल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम एज 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सॉल्ट वाटर ओशियंस, क्योंकि अर्थ को कह रहा है जो एक ट्रू वाटर वर्ल्ड है सोलर सिस्टम का, क्यों, क्योंकि अर्थ का 75% ऑफ अर्थ का 71% जो भाग है वो कवर है सॉल्ट वाटर ओशियन से, तो भैया ये तो डी और ए तगड़ा है, डी में और बात करके क्यों बोला जाता है, ए में उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, डी ए सर, ए आंसर भैया मेरे, ये तगड़े वाली हिंट हो गई, ये तगड़े वाली हिंट मिल गई हमें, आसान हुआ बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 22, मेहरबान कदरदान, आपके पास बेहद ही शानदार क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 23 माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को भी समझिए, कहता है विद द ऑकल्ट एंड द स्टेनिक विच इन टर्न ऑल्स मच ऑल्सो टू, देखो पॉइस वर्क, ओ ये इंसान है, ऑव्स मच टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है, shaping plausible fabrics out of implacable material. His own, बेटा his own, इसका his own favorite dreams to which he फिर ये, तो एक बात बताओ यार, ये हाँ, तो ये तो बी ओपनिंग लग रहा है भाई, एक्सप्लेन वहीं से तो है, बताओ बी ओपनिंग लग रहा है बेटा, बी लग रहा है, बी एक में ही ओपनिंग है बस, डी में, अरे पढ़ के देख लो भैया, पोए का जो वर्क है, हाँ वो मच टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म, हाँ विद द अकल्ट एंड द स्टैनिक विच इज टर्न ऑफ मच ऑल्सो टू हिज ओन फेवरेट ड्रीम्स टू विच ही अप्लाइड अ रेयर, ठीक है, फैकल्टी ऑफ शेपिंग प्लॉजिबल फैब्रिक्स आउट ऑफ इम्प्लीकेबल मटेरियल, ये तो बढ़िया भैया जी, सारी इसी के बारे में चर्चा है, तो एक ही हिंट हमारे लिए काफी थी, उसको पढ़ा पेपर में, आंसर कहानी खत्म, एक ही हिंट काफी थी बेटा, उसको पढ़ा पेपर में और हमारे पास एक ही शानदार आंसर आ गया, भैया ये तो बड़ा आसान काम हो गया, ठीक है बेटा, चलो 24 देखते हैं, 24 देखते हैं, 24 में कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, बिटवीन द टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में, विन इनविटेबल काउंट द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, अब देखो बेटा ध्यान से सुनेगा,
अगर हम बोले अगेंस्ट बात है तो बेटा अगेंस्ट किसकी रेफरेंस में आ सकता है, अगेंस्ट किसकी रेफरेंस में आ सकता है, ठीक है बेटा, विल इनविटेबली काउंट अगेंस्ट, हम उनके अगेंस्ट करेंगे कोई काउंट, कोई चीज कोई स्टेप अगेंस्ट उठाएंगे हम। तो बेटा ये थी यहां बी और डी। अब बी डी यहां नहीं, बी डी यहां नहीं, बी डी यहां नहीं, बी डी यहां है। भाई काउंट अगेंस्ट होगा बेटा, टू कंट्रीज अगेंस्ट द पीस, ठीक है, बिटवीन द टू कंट्रीज अगेंस्ट द पीस, कोई सेंस नहीं, मैंने बोला ना काउंट अगेंस्ट, काउंट अगेंस्ट, ये हिंट है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो सी ए बी डी लगा। अब सी पढ़ो, द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, हाँ, बिटवीन द टू कंट्रीज, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिटवीन द टू कंट्रीज विल इनविटेबली काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस। अरे ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, तगड़ी कई कई हिंट थी। द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट बिटवीन, इंसिडेंट किसके बीच, बिटवीन द टू कंट्रीज, ये भी हिंट था कि सी और ए एक साथ है। अब सी ए इसमें नहीं, सी ए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, जो भी आपको देखना हो, बहुत हिंट थे इसमें भी। तो इसका तो क्विक आंसर ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कर दिया। तो मेरे बच्चे ये 24 था जो बेहद ही बेहतरीन तरीके से आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन से हम कब बढ़ेंगे, कल मतलब अगले सेशन में, ठीक है। और दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन चीज ये मिलती है कि अभी तक मैंने आपको सारे पैराजंबल्स पढ़ा दिए, सारे प्रीवियस ईयर आपको हर टाइप का प्रीवियस ईयर करके दिखा दिया। अब एक ही प्रीवियस ईयर वाला बचती हैं चीजें, वो है माय डियर स्टूडेंट्स सीडीएस। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम चेक करेंगे उसमें, ताकि ये जो पीवाईक्यू आपके पास हो रहे हैं प्रीवियस ईयर, वो भी आपके जो है यहां चेक हो जाए, उनको भी आप शानदार तरीके से समझ पाए और कर पाए, तो वो सीडीएस के भी पीवाईक्यूज आपके पास हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें हैं। अब जितने भी पीडीएफ है वो हर पीडीएफ का हर क्वेश्चन आपने जरूर करना है, जो पीडीएफ मैं पैराजंबल्स में आपके पास प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपके पास अगर मैं बोलूं तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपके पास पैराजंबल्स लेवल 1, पैराजंबल्स लेवल 2, पैराजंबल्स लेवल 3, पैराजंबल्स लेवल 4 और पैराजंबल्स पीवाईक्यूज। हर एग्जाम के पीवाईक्यूज आपको दिख जाएंगे, जिससे ये हो जाएंगे जी 5, और एक आपको मिलेगी होमवर्क पीडीएफ, पैराजंबल्स होमवर्क पीडीएफ। होमवर्क पीडीएफ बोलो, ये इनके भी सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये चीज है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो आप ये मान के चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, ठीक है, वेरी गुड। अब कई बच्चों को नशा, भाई स्टेनो इतना इजी लेवल बेटा करने की जरूरत नहीं है, जो सीएचएसएल देख रहे हो इससे और लेवल गिरा दो। स्टेनो का लेवल वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए स्टेनो का प्रीवियस ईयर मैं अवॉइड करता हूं, उसको कराने में बच्चे नींद आ जाते भैया। स्टेनो मेरे बच्चे इससे भी गया गुजरा लेवल, आप देखो ना किस लेवल पे आप देखोगे, तो उनमें हम क्या कराएंगे, इससे भी और नीचे क्या लेके जाएंगे क्वेश्चंस, तो ऑटोमेटिकली स्टेनो आपका कवर ही हो गया बेटा, वो सीएचएसएल और एमटीएस में ही हो गया। सीएचएल एमटीएस से भी और नीचे लेवल इंग्लिश का स्टेनो में दिखता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो अपना अगर आप फिर भी आपका मन करे, आप गूगल पे सर्च करें स्टेनो पेपर, वहां से पेपर बनाए, आप मात्र 10-10 सेकंड में आंसर कर रहे हैं, ठीक है, जिन बच्चों को स्टेनो देना। बाकी मैंने सारे एग्जाम्स आपके प्रीवियस ईयर के कवर करा ही दिए, ठीक है। तो अगला जो सेशन रहेगा वो फिर हम एक बार प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेंगे, अपना सीडीएस सेक्शन को और देख लेंगे, ठीक है ना, वो हमारी चीज है। तो कितनी पीडीएफ आपके पास टोटल ये होंगी, कल मैं फिर इस प्रीवियस ईयर मतलब नेक्स्ट सेशन में आपका, अगली सेशन में आपका प्रीवियस ईयर सीडीएस वाला और हम खत्म कर लेंगे ना चीजों को, तो हमारे पास वो सहूलियत हो जाएगी। तो अगली सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टैकल करके चल लेंगे, ठीक है, सीडीएस के। फिर आपके लिए एक होमवर्क पीडीएफ वगैरह, पहले 1 2 3 4 5 या 6 पीडीएफ जिसने कर ली भैया वारे न्यारे हो जाएंगे उसके पैराजंबल्स में, जिसने ये 6 पीडीएफ कर ली उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, और हर पीडीएफ जरूर सोल्व करनी है। जितने इनमें से क्वेश्चंस मैंने सोल्व कराने तो करा दिए, ये पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और ये, तो ये आपको यहाँ पर अगले लेवल पे चीजें बता के देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी।